नमस्कार प्यारे बच्चों। और कैसे हो आप लोग? भगवान करे सब लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो और ढंग से अपनी पढ़ाई करो और 2025 में अपनी एक सीट पक्की करो सब लोग। तो आज भाषा और बोली का ये दूसरा वीडियो है। कल इससे पहले कल भाषा और बोली के 25 प्रश्न का वीडियो था, जिसमें 1 से 25 प्रश्न रखे गए थे और आज 26 से 50 तक के प्रश्न हैं। ये भाषा बोली जो विषय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। कल थंबनेल थोड़ा गलत लग गया था उसमें थोड़ा सा कि ये आरो आरो और लेखपाल में तो भाषा बोली टॉपिक नहीं आता है, लेकिन आपकी पुलिस, एसआई, इसके अतिरिक्त टीजीटी, पीजीटी, टेट, एसटेट, बीडीओ, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसके अलावा कुछ और भी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसके लिए ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, भाषा और बोली। तो आज भाषा और बोली का दूसरा वीडियो लेकर आई हूँ आपके साथ, जिसमें मैंने बहुत अच्छे प्रश्न रखे हैं और ये प्रश्न है 26 नंबर से 50 नंबर तक। प्रश्न 26, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं ए तुलसीदास, बी जायसी, सी विद्यापति, डी नंददास। इसका विकल्प सी सही है, विद्यापति। विद्यापति जी जो हैं ये मैथिली बोली के बहुत सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। और जैसा कि एक प्रश्न इनसे संबंधित कल भी आया था, इनकी एक रचना पूछी गई थी, कीर्ति पताका शायद थी या कीर्ति लता थी। तो इनकी मुख्य रूप से 3 रचनाएं, कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पदावली। तो जो इनकी पदावली नाम की रचना है वो इन्होंने मैथिली भाषा में लिखी, बहुत ही अच्छी रचना है ये इनकी। तो इनकी जो रचना है पदावली, इनकी जो पदावली रचना है उसकी भाषा है मैथिली। मैथिली में रचित है और ये मैथिली के बहुत ही बढ़िया कवि हैं। ये इसीलिए इनको मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। इनकी उपाधि क्या है विद्यापति जी की? इनकी उपाधि है मैथिल कोकिल। क्या उपाधि? मैथिल कोकिल। तो इनकी उपाधि है मैथिल कोकिल। मैथिल कोकिल, इनकी उपाधि है मैथिल कोकिल। ये कोकिल शब्द यहाँ सही से नहीं लिख गया है, रुको मैं यहाँ लिख देती हूँ, मैथिल कोकिल। इनकी उपाधि क्या है? मैथिल कोकिल। तो मैथिली के ये सर्वश्रेष्ठ कवि हैं कौन? विद्यापति जी। और इनकी पदावली जो रचना है वो मैथिली भाषा की बहुत ही अच्छी रचना है और इनकी उपाधि क्या है? मैथिल कोकिल। किसकी? विद्यापति जी की। अन्य विकल्प देख लेते हैं। ये तुलसीदास जी, इन्होंने अवधि और ब्रज में रचना की है। कौन सी बोली में रचना की तुलसीदास जी ने? कुछ रचनाएं इनकी अवधि में, कुछ रचनाएं ब्रज में हैं। इनकी प्रामाणिक रचनाओं की संख्या है 12। जायसी जी जो है, ये जायसी जी ने क्यों अवधि को अपनाया है? कौन सी? इन्होंने, चलो लिख देते हैं यहाँ, अवधि और ब्रज। अवधि और ब्रज, इसमें किसने किया? तुलसीदास जी ने। अवधि ब्रज, इसमें तुलसीदास जी ने रचनाएं की हैं। जायसी जी केवल अवधि। और कौन सी अवधि? अगर एग्जामिनर और अंदर जाके आपसे प्रश्न पूछ ले तो जायसी जी ने ग्रामीण ठेठ अवधि में रचना की है। और परिमार्जित और सांस्कृतिक अवधि में किसने की? तुलसीदास जी ने। अब अगर केवल अवधि पूछा जाए तो तुलसीदास जी ने भी की और जायसी जी ने भी। तुलसीदास जी की कुछ रचनाएं अवधि के साथ ब्रज में भी है, लेकिन जायसी जी ने केवल अवधि भाषा में रचना की, किसी दूसरी भाषा में रचना नहीं की है। नंददास जी, इनकी भाषा क्या थी? इनकी भाषा थी ब्रज। इन्होंने केवल ब्रज भाषा को अपनाया है। ये कृष्ण भक्त कवि हैं और अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं नंददास जी।
तो इनकी इनकी भाषा क्या थी? ब्रज। विद्यापति जी की मैथिली, मतलब इन्हें ये मैथिली के लोकप्रिय कवि हैं। वैसे इन्होंने अवहट भाषा में भी रचनाएं की हैं। और जायसी जी की भाषा क्या थी? बोली अवधी। तुलसीदास जी की अवधी और ब्रज दोनों। अगला प्रश्न, प्रश्न 27, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी बोली नहीं है बच्चों, ये आपको बताना है। ए अवधी, बी छत्तीसगढ़ी, सी भोजपुरी, डी बघेली। इसका विकल्प सी सही है, भोजपुरी। इसका विकल्प सी सही, भोजपुरी। तो पूर्वी हिंदी की मुख्य कितनी बोलियां? 3, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये भोजपुरी कहाँ की है? ये बिहारी हिंदी की बोली है। बिहारी हिंदी में 3 बोलियां हैं, मगही, मैथिली, भोजपुरी। तो भोजपुरी कहाँ की है? बिहारी हिंदी की। अगला प्रश्न, प्रश्न 28, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला? ए अनुच्छेद 343, बी अनुच्छेद 344, सी अनुच्छेद 345, डी अनुच्छेद 346। इसका विकल्प ए सही, अनुच्छेद 343। तो अनुच्छेद 343 एक के अंतर्गत संविधान के भाग 17 संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 एक के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। ठीक मित्रों, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 एक के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। अगला प्रश्न, प्रश्न 29, भोजपुरी बोली किस जिले में नहीं बोली जाती है? नहीं बोली जाती है आपको बताना है। ए आजमगढ़, बी गोरखपुर, सी प्रतापगढ़, डी संत कबीर नगर। इसका विकल्प सी सही है, प्रतापगढ़। देखो मित्रों, ऐसा है कि भोजपुरी है तो बिहार की बोली, लेकिन बिहार तो केवल पश्चिमी बिहार में बोली जाती है। बिहार से ज्यादा ये पूर्वांचल में बोली जाती है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में। तो ये जो है, ये आजमगढ़, गोरखपुर, संत कबीर नगर बिल्कुल पूर्वी इलाके हैं उत्तर प्रदेश के। तो यहाँ सब भोजपुरी बोली का वर्चस्व है। लेकिन प्रतापगढ़ जो है, यहाँ भोजपुरी नहीं बोली जाती है। यहाँ की बोली है अवधी। क्या है? अवधी। अवधी। प्रतापगढ़ की बोली क्या है? अवधी। अगला प्रश्न, प्रश्न 30, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। ए 1952 ईस्वी में, बी 1953 ईस्वी में, सी 1954 ईस्वी में, डी 1956 ईस्वी में। इसका विकल्प डी सही है, 1956 ईस्वी में। तो 1956 ईस्वी में भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे इसमें। अगला प्रश्न, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? ए पंजाब, बी जम्मू कश्मीर, सी राजस्थान, डी आंध्र प्रदेश। इसका विकल्प डी सही है, आंध्र प्रदेश। इसका विकल्प डी सही है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर सर्वप्रथम राज्य का जिसका गठन हुआ था वो कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश। ये कब हुआ था इसका गठन? 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 1953। 1 अक्टूबर 1953। तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य था जिसका गठन किया गया था। और यह गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 में। अगला प्रश्न,
प्रश्न 32, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? कितनी विख्यात बोलियां हैं? ये प्रश्न थोड़ा गलत है मित्रों, लेकिन अगर इसी प्रकार का प्रश्न आ गया आपकी परीक्षा में, यहाँ होना चाहिए था विभाषा या उपभाषा, लेकिन अगर इसी प्रकार का प्रश्न आ गया तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? A4, B10, C8, D5, तो आप इसका जो उपभाषा है उसी को आप लगा देंगे। देखो बोलियां कितनी हिंदी की? 18 है। अगर 18 कभी विकल्प में ना रहे तो आप 17 लगा देंगे। तो यहाँ उपभाषा या विभाषा होना चाहिए था, लेकिन यदि प्रश्न इस प्रकार से आ जाए तो आप 5 लगा देंगे। आप उपभाषा को ही यहाँ मान लेंगे। तो 5 ये क्या पूछा गया है? 5 कौन सी हैं ये? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अगला प्रश्न, प्रश्न 33, हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? ए सतसई, बी रामलला नेहछू, सी पृथ्वीराज रासो, डी आल्हा उदल। इसका विकल्प सी सही, पृथ्वीराज रासो। ये पृथ्वीराज रासो जो है ये हिंदी का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है और इसके रचनाकार थे चंद बरदाई। कौन थे इसके रचनाकार? चंद बरदाई। अगला प्रश्न, प्रश्न 34, लखनऊ किस बोली क्षेत्र में आता है? ए अवधी, बी ब्रज, सी बुंदेली, डी बघेली। इसका विकल्प ए सही, अवधी। लखनऊ अवधी बोली क्षेत्र में आता है। अवधी का मूल केंद्र क्या है? मुख्य केंद्र ये है अयोध्या। इसके अतिरिक्त लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, गोडा, बहराइच, प्रयागराज, इन सभी स्थानों में अवधी बोली जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न 35, कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? माने कहां पर कर्ता किसे कहते हैं? कार्य के करने वाले को। तो यहाँ प्रश्न में यह पूछा गया है कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना, माने ने का प्रयोग नहीं होता है कर्ता के साथ। किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी राजस्थानी हिंदी, डी पहाड़ी हिंदी। इसका विकल्प ए सही, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी कितनी बोलियां? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं उसमें कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। बाकी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, तीनों में कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 36, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली, डी देवनागरी। इसका विकल्प सी सही, खड़ी बोली। तो मित्रों वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। ये वही खड़ी बोली है जिसे 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ये वही मानक हिंदी है जिसे आज हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 37, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ए बगला, बी पंजाबी, सी मराठी, डी गुजराती। इसका विकल्प डी सही, गुजराती। इसका विकल्प डी सही, गुजराती। ये गुजराती जो है ये कौन सी लिपि में लिखी जाती है? ये लिखी जाती देवनागरी लिपि में। सबसे पहले देवनागरी लिपि का चिन्ह कहां से प्राप्त हुआ था? तो सबसे पहले देवनागरी लिपि का चिन्ह गुजरात में जयभट्ट के शिलालेख से प्राप्त हुआ था। कहां से प्राप्त हुआ? ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। गुजरात में राजा जयभट्ट के शिलालेख में प्राप्त हुआ था देवनागरी लिपि का चिन्ह सबसे पहले। अगला प्रश्न, प्रश्न 38, ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? ए शौरसैनी, बी मागधी, सी अर्धमागधी, डी पैशाची।
इसका विकल्प ए सही, शौरसैनी, शौरसैनी। तो ब्रज भाषा शौरसैनी अपभ्रंश से विकसित है। शौरसैनी अपभ्रंश से जितनी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, पश्चिमी हिंदी की जितनी बोलियां हैं, सब कहां से आई? शौरसैनी अपभ्रंश से। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी की जितनी बोलियां हैं वो कहां से आई? शौरसैनी अपभ्रंश से। पश्चिमी हिंदी कितनी बोलियां? 5। तो और ये पांचों कहां से आई? शौरसैनी अपभ्रंश से। कौन कौन सी है ये पांचों जो कि शौरसैनी अपभ्रंश से आई है? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, जिसका उपनाम है बांगरू या जाटू। तो शौरसैनी अपभ्रंश से ये क्या आई? पश्चिमी हिंदी आई। और इस पश्चिमी हिंदी कितनी बोलियां? 5। तो चाहे खड़ी बोली हो, चाहे ब्रज भाषा हो, चाहे बुंदेली हो, कन्नौजी हो, या आपकी हरियाणवी हो, ये सब कौन से अपभ्रंश से विकसित हुई? शौरसैनी अपभ्रंश से। इसके अतिरिक्त राजस्थानी हिंदी की भी कितनी बोलियां? मुख्य 5 बोलियां हैं। मारवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मेवाड़ी और हाड़ौती, ये भी कौन से अपभ्रंश से आई हैं? शौरसैनी अपभ्रंश से। मागधी अपभ्रंश से कौन कौन सी बोलियां आई हैं? मागधी अपभ्रंश से ये बिहारी हिंदी की, ये बिहारी हिंदी में कितनी बोलियां? 3 है। मगही, मैथिली, भोजपुरी, ये कहां से आई? मागधी अपभ्रंश से आई हैं। इसके आगे जो पूर्वी क्षेत्र की जो ये भाषाएं, जैसे उड़िया हो गई, बंगाली हो गई, ये सब भी मागधी अपभ्रंश से आई हैं। मागधी अपभ्रंश से क्या है? पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, कहां से आई? मागधी से आई है। पैशाची से क्या आई है? पैशाची से पंजाबी भाषा आई है। पंजाबी, लहंदा, ऐसे कहां से आई? पैशाची अपभ्रंश से। ये भाषा है पंजाबी वगैरह। अगला प्रश्न, प्रश्न 39, बगला का विकास किस भाषा से हुआ? ये देखो, अभी इसके बारे में बात की थी मैंने, या गया प्रश्न। ए पैशाची, बी ब्राचड़, सी शौरसैनी, डी मागधी, डी मागधी। तो बगला का विकास किस भाषा से हुआ है? ये मागधी से हुआ, मागधी अपभ्रंश से। बगला हो गई आपकी, बगला जितने पूर्वी क्षेत्र में जो बोली जाती है, बंगला, बंगला भाषा हो गई, ये आपकी उड़िया हो गई, उड़िया, बगला, उड़िया, असमिया, असमिया, बगला, उड़िया, असमिया, बिहारी। बंगला, उड़िया, असमिया, बिहारी, ये सब कौन से अपभ्रंश से आई? मागधी से। जितनी पूर्वी क्षेत्रीय इस प्रकार से हैं ये भाषाएं, मतलब ये उपभाषाएं, बगला, उड़िया, असमिया, बिहारी, ये सब कहां से आई? मागधी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न, प्रश्न 40, कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? ए पश्चिमी हिंदी, बी राजस्थानी हिंदी, सी पूर्वी हिंदी, डी बिहारी। इसका विकल्प ए सही, पश्चिमी हिंदी। इसका विकल्प ए सही, पश्चिमी हिंदी। कौरवी भाषा कहां से आई? पश्चिमी हिंदी से आई है। ये शौरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी आई। और पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां अभी मैंने आपको बताया था? 5। तो ये जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली का उपनाम क्या है? कौरवी है। खड़ी बोली का ही उपनाम कौरवी है मित्रों, ये कोई अलग भाषा नहीं है। ये तो पश्चिमी हिंदी की है। ये कौरवी कहां से आई? पश्चिमी हिंदी। ये खड़ी बोली, खड़ी बोली, खड़ी बोली, खड़ी बोली का उपनाम, का उपनाम, उपनाम, खड़ी बोली का उपनाम क्या है? कौरवी, कौरवी।
खड़ी बोली का उपनाम है कौरवी। और ये नाम दिया किसने? कौरवी नाम दिया राहुल सांकृत्यायन ने। कौरवी नाम दिया, किसने दिया इसको? राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन। ये कौरवी नाम दिया किसने? राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन ने इसको कौरवी नाम दिया। कौरवी नाम दिया किसने? राहुल सांकृत्यायन ने। तो खड़ी बोली का उपनाम क्या है? कौरवी। और कौरवी नाम दिया इसको, खड़ी बोली को, किसने? राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन ने इसको ये नाम दिया है। अगला प्रश्न, प्रश्न 41। ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? ए इलाहाबाद, बी ओरछा एवं झांसी, सी मथुरा वृंदावन, डी बनारस। इसका विकल्प सी सही, मथुरा वृंदावन। जैसे कि कल भी आपने इसी प्रकार का प्रश्न देखा था, ब्रज भाषा मूल केंद्र क्या है? मथुरा। और इसके बारे में कल मैंने विस्तार से बताया कल वाले वीडियो में। तो ब्रज भाषा का मुख्य केंद्र क्या है? मथुरा। जैसे मैंने कल बताया था कि वृंदावन, गोकुल, मथुरा, इन सब स्थानों पर क्या होती थी? ये पशुओं या गायों के चलने का, बहुत ज्यादा पशु और गाय वगैरह पाए जाते थे। और ब्रज का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? चरागाह। तो वहां पशुओं और गायों आदि की अधिकता के कारण वो पूरा क्षेत्र ब्रज मंडल कहलाया और वहां की बोली क्या कहलाई? ब्रज कहलाई। इस प्रकार से ब्रज भाषा का मूल केंद्र क्या है? मथुरा वृंदावन। तो यही विकल्प सही है, मथुरा वृंदावन। अन्य विकल्प देख लेते हैं। इलाहाबाद का मुख्य केंद्र क्या है? अवधी है। ओरछा एवं झांसी में क्या बोली जाती? बुंदेली बोली जाती है। बनारस में क्या बोली जाएगी? भोजपुरी बोली जाएगी। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल इलाका है ये, तो यहाँ क्या बोली जाएगी? भोजपुरी बोली जाएगी। अगला प्रश्न, प्रश्न 42। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? ए धारा 343(1), बी धारा 344(2), सी धारा 333(1), डी धारा 334(1). इसका विकल्प ए सही है, धारा 343(1). संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न 43। प्रश्न 43। एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओ हमालुहरा अपने बाप से कहिस, दादा धनमा जवन हमार बखरा लागत होए, तवन हमका दैदा, तवन हमका दैदा। ये अवतरण हिंदी की किस बोली में है? ए भोजपुरी, बी कन्नौजी, सी अवधी, डी खड़ी बोली। इसका विकल्प सी सही है, अवधी। अगला प्रश्न, प्रश्न 44। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ए खड़ी बोली, बी ब्रज भाषा, सी अवधी, डी पाल। इसका विकल्प डी सही, पाल। तो जैसे कि मैंने अब आपको जो मैंने थ्योरी डाली है हिंदी की उत्पत्ति नामकरण, उसमें सबसे पहले क्या आई? वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाल। तो संस्कृत की अपभ्रंश क्या है? पाल है। अपभ्रंश में क्या होता है? मतलब थोड़ा ये बिगड़ा हुआ रूप जो होता है उसको अपभ्रंश कहते थे पहले। अपभ्रंश भाषा में पहले इसका अर्थ ही लिया जाता था। तो संस्कृत के बाद, लौकिक संस्कृत के बाद क्या आई? पाल आई। तो पाल जो है काफी कुछ संस्कृत से मिलती जुलती है पाल, जिसमें भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। तो पाल जो है ये संस्कृत से काफी मिलती जुलती है। संस्कृत के शब्द इसमें बहुत हैं, बस संस्कृत में बिगड़ा हुआ रूप है ये। तो संस्कृत भाषा का अपभ्रंश क्या है? यह है पाल। अगला प्रश्न,
प्रश्न 45, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? पश्चिमी हिंदी बोली कौन सी नहीं है ये बताना है आपको। ए ब्रजभाषा, बी बघेली, सी कन्नौजी, डी बुंदेली। इसका विकल्प बी सही है, बघेली। बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, ये पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न, प्रश्न 46, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है? ए मागधी अपभ्रंश से, बी अर्धमागधी अपभ्रंश से, सी शौरसेनी अपभ्रंश से, डी पैशाची अपभ्रंश से। इसका विकल्प सी सही, शौरसेनी अपभ्रंश से। तो पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां? 5। तो पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां, राजस्थानी हिंदी भी कितनी बोलियां? 5। और पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी सभी बोलियों की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। मागधी अपभ्रंश से क्या आई है? बिहारी हिंदी। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी। पैशाची अपभ्रंश से पंजाबी या लहंदा आदि। अगला प्रश्न, प्रश्न 47, जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है? ए अवधी, बी मगही, सी मैथिली, डी खड़ी बोली हिंदी। इसका विकल्प डी सही, खड़ी बोली हिंदी। जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे? आधुनिक काल के छायावाद युग के कवि थे। छायावाद युग का इनको जनक माना जाता है। और ये खड़ी बोली जो है, ये भारतीय युग से इसका प्रारंभ हुआ। लेकिन भारतीय युग में खड़ी बोली उसी प्रकार से प्रयोग होती थी जैसे कि किसी बच्चे ने, छोटे बच्चे ने नया नया बोलना सीखा हो। 4-5 साल कोई बच्चा तुतला तुतला के बोलता हो, शुद्ध उच्चारण ना करता हो, उसी प्रकार से भारतीय युग में खड़ी बोली का प्रयोग होता था। फिर द्विवेदी युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रयास से खड़ी बोली का परिमार्जित एवं परिष्कृत रूप प्रयोग होने लगा। फिर उसके बाद ये छायावादी युग में एकमात्र केवल खड़ी बोली का ही प्रयोग होता था, किसी भी दूसरी बोली का प्रयोग नहीं होता था। तो जयशंकर प्रसाद जी की काव्य भाषा कौन सी होगी? खड़ी बोली होगी। और इनका जो कामायनी महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित, वो खड़ी बोली का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। लिख लो, खड़ी बोली का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य, सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य, सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य, सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य, सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य, खड़ी बोली का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य क्या है? कामायनी। तो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित काव्य भाषा क्या होगी? खड़ी बोली। और खड़ी बोली का इनके द्वारा जो कामायनी महाकाव्य रचा गया है, किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद जी द्वारा। ये खड़ी बोली का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 48, हिंदुस्तानी भाषा का स्वरूप क्या है? ए संस्कृत निष्ठ, बी हिंदी उर्दू मिश्रित, सी दक्षिणी हिंदी, डी ब्रज अवधी का मिश्रित रूप। इसका विकल्प बी सही, हिंदी उर्दू मिश्रित। जो हिंदी और उर्दू मिश्रण करके बोली जाती भाषा, उसी को हम हिंदुस्तानी नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 49, पूर्वांचल में मुख्य बोली जाने वाली बोली है? ए ब्रज, बी भोजपुरी, सी अवधी, डी बुंदेली। इसका विकल्प बी सही, भोजपुरी। तो पूर्वांचल में क्या बोली जाती, कौन सी बोली का वर्चस्व? भोजपुरी का। जैसे आपका ये आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, बनारस और ये संत कबीर नगर, फैजाबाद का पूर्वी क्षेत्र, तो यहाँ से कौन सी बोली जाती है?
यही बोली जाती है आपकी भोजपुरी। इसके अतिरिक्त मित्रों पूर्वांचल तो है ही है इसका भोजपुरी का वर्चस्व। इसके अतिरिक्त शायद आपको पता हो कि ना पता हो, जान लीजिए जब विदेशों में जैसे ये सूरीनाम, ट्रिनिडाड, फिजी, मॉरिशस, गुयाना, इन सब स्थानों विदेशों में जहां जहां हिंदी बोली जाती है, ये तो आपको पता होगा विश्व में हिंदी का तीसरा स्थान है। पहले नंबर में क्या, पहले नंबर में है अंग्रेजी, दूसरे नंबर में चीन की मंदारिन नाम की भाषा है, और तीसरे नंबर पर आपकी हिंदी है। और अगर हिंदी राष्ट्रभाषा बन जाए तो मुझे लगता है कि अगर पहले नंबर में ना आ पाए तो दूसरे नंबर पे ही आ ही जाएगी। तो ये पूर्वांचल में तो भोजपुरी का वर्चस्व ही है। ये विदेशों में जो हिंदी बोली जाती है, तो ये मानक हिंदी खड़ी बोली नहीं बोली जाती जो यहाँ मानक हिंदी है, ये भोजपुरी ही विदेशों में ज्यादातर बोली जाती है। तो इसलिए भोजपुरी का क्षेत्र जो है बहुत ज्यादा है। अगला प्रश्न 50 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी गुजरात। इसका विकल्प डी सही, गुजरात। तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात में हुआ, और सबसे पहला इसका शिलालेख पहले कहाँ मिला था? तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात में हुआ, और ये इसका सबसे पहले इसका लिपि चिन्ह मिला था गुजरात में राजा जयभट्ट के शिलालेख में। कहाँ मिला था इसका चिन्ह? गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में देवनागरी लिपि का चिन्ह सबसे पहले मिला था। अब मित्रों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं, और कल तो रविवार है और मुझे थोड़ा बाहर भी जाना है। परसों फिर कोई बहुत अच्छा विषय लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तो परसों फिर मिलते हैं बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।